नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत करते हैं। रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं काफ़ी दिन से तैयारी में लगे हुए हैं, सबसे पहले उनको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संस्कृत की शिक्षण विधियों की। हमने संस्कृत की शिक्षण विधियों की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है यहाँ पर, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें हमने सारा मैटर इकट्ठा किया है और बहुत अच्छे से नोट्स बना के आपको तैयार किए हैं। उम्मीद है कि इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आपका सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। इसमें एक बार आप जब भी समय मिले आप इसको जरूर देख लें दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं इसमें पद्य शिक्षण की। इससे पहले हमने गद्य शिक्षण और भी कई बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बता दी हैं, चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पद्य शिक्षण क्या है। पद्य शिक्षण के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। पद्य के कौन कौन से भेद हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, और इसके अलावा इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से पाठ्य योजना के सोपान हैं। उन सोपानों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये हमारा लेसन। तो सबसे पहले देखो जी दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है पद्य शिक्षणम लिखा हुआ है, पद्य शिक्षणम, ठीक है। तो यहां पर पद्य शिक्षण का सबसे पहले एक प्रश्न बनता है हमारा कि पद्य शिक्षण से उद्देश्यम किम भवति। पद्य शिक्षण का हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो यदि ऐसा सवाल आता है तो इसका जो सटीक है, एकदम सही आंसर है, वो है रसानुभूति। इसलिए हमने इसको यहां पर लिख दिया। तो क्या है? रसानुभूति, ठीक है। पद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो इसका आपको याद रखना है रसानुभूति। यदि आ गया कि रसानुभूति संबंधित है तो पद्य शिक्षण से संबंधित है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है या पद्य काव्य के 3 भेद हैं, ऐसे समझ लो आप। तो पद्य काव्य के कितने भेद हैं आपका ये प्रश्न भी बन जाता है। हमने इसमें इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं कि हर लाइन से आपका प्रश्न तैयार होता है। तो रीट के एग्जाम की दृष्टि से ही हमने ये सारा मैटर आपको बनाया है दोस्तों, ठीक है। यदि आप चाहते हैं पीडीएफ तो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमें कमेंट करना होगा। अब आपको हम बताते हैं कि पद्य काव्य के कौन कौन से भेद हैं। तो इसमें एक भेद तो है आपका खंड काव्य, दूसरा है आपका महाकाव्य, और तीसरा भेद है मुक्तक काव्य। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो होता है आपका खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य, और तीसरा होता है मुक्तक काव्य, ठीक है। तो आपको पद्य काव्य के 3 भेदों के नाम ऐसे याद रखने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में विश्वनाथ जी ने पद्य की एक परिभाषा दी है, या फिर ऐसे कहो कि काव्य की परिभाषा दी है, ऐसे आप समझ लीजिए इसको। तो विश्वनाथ जी की प्रसिद्ध परिभाषा है, यहां से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है। कोई भी वाक्य जिसमें रस की अनुभूति होती हो, चाहे कोई भी रस हो, उसी का नाम काव्य है, ऐसा विश्वनाथ जी कहते हैं। ये उनकी परिभाषा है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको याद रखना है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने ऐसा कहा या किससे संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। और मतलब हो गया कि ऐसा वाक्य जो रस युक्त है, रसात्मक वाक्य है, उसी का नाम आपका काव्य है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि पद्य का सर्वप्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है, हर लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पद्य का सर्वप्रथम दर्शन कहाँ मिलता है। उत्तर हो जाएगा पद्य का सर्वप्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो पद्य शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पद्य का मतलब समझ गए होंगे आप, श्लोक जो हम पढ़ते हैं वो पद्य के अंदर ही आ रहे हैं सब, ठीक है। जो गीयात्मक होती है, जो छंदोबद्ध रचना होती है, वो पद्य में है सब रचना, ऐसे मान लो आप। तो पद्य का सबसे पहले जो दर्शन है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। यानी इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब देखो आगे यहाँ लिखा है प्रधान उद्देश्यम, प्रधान उद्देश्य। हालांकि हमने ऊपर ऊपर लिख दिया रसानुभूति, ये मुख्य उद्देश्य आपका। तो इसमें देखिए रसानुभूति है, सौंदर्यानुभूति है और भावानुभूति है, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे प्रधान उद्देश्यों में आते हैं, ठीक। लेकिन इसका जो मुख्य है वो रसानुभूति है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक सौंदर्यानुभूति है, यानी भाषा की सौंदर्यता बढ़ जाती है, यानी उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। यानी किसी भी भाषा में हम जब अलंकार छंद इत्यादि का प्रयोग करके उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर भाषा हो जाती है। भावानुभूति यानी भाव की अनुभूति, जिसमें मतलब एक प्राधान्यता जिसकी रहती है भाव की अनुभूति की, या भावों की जिसके अंदर रहती हो, ठीक है। इस प्रकार से हमारा भावानुभूति ये भी हमारा उद्देश्य हो जाता है। तो ऐसे करके आपको मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और भावानुभूति आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक से भी आपके कई प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, इतना जो हमने बताया अभी तक। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है हमारा वो है शिक्षण विधियाँ। तो पद्य शिक्षण की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं हम एक एक को बताएंगे, अच्छे से आपको क्लियर करके बताएंगे और आपको उसको अच्छे से उदाहरण से भी समझाएंगे, जिससे कि आपका कैसे भी प्रश्न बनेगा तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षण विधेय है। तो देखिए शिक्षण विधेय जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है।
देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शिक्षण विधेय है, ठीक है। अब शिक्षण विधि की हम बात कर रहे हैं और पद्य शिक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी इसमें विधि है, देखिए गीत विधि ही। देखो पद्य शिक्षण की हमारी जो विधि है वो गीत विधि है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं 1 नंबर पर। देखो गीत कविता या श्लोकों को पढ़ाने की प्रणाली है जो कि प्राथमिक स्तर पर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो सिंपल सा है, गीत विधि का मतलब होता है कि तो प्राथमिक स्तर के लिए इसको बहुत अच्छा बताया गया है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको पता है कि जो सामान्य विद्यालय हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट अलग है और एक सामान्य है, जनरल डिपार्टमेंट। तो सामान्य की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ सामान्य स्कूलों में और सामान्य डिपार्टमेंट के अंदर कक्षा 6 से संस्कृत चलती है। और जो हमारे संस्कृत विभाग है उसके अंदर जो स्कूल है वहाँ पहली क्लास से ही चलती है, प्रथम से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल स्कूल्स की, तो वहाँ पर 6वीं से स्टार्ट होती है, तो वही हमारा प्राथमिक स्तर माना जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी गीत है, कोई कविता है, कोई श्लोक है, उसको पढ़ाने की जो हमारी प्रणाली है उसका नाम है गीत विधि। यानी गीत के माध्यम से बच्चों को हम यदि किसी भी गीत को, कविता, श्लोक को पढ़ाएंगे तो बच्चों में बहुत रुचि होगी, अच्छे से याद भी हो जाएगा और निश्चित रूप से आपके सब्जेक्ट में वो विशेष रुचि रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई श्लोक चलता है आपकी किताब में, तो बच्चों को उसको आप गा के पढ़ाइए, ठीक है ना। कोई भी और भी कोई गीत है तो उसको आप गाइए बच्चों से और उनको उच्चारण करवाइए उनको, तो बहुत मज़ा आएगा उनको। जैसे मान लो कि एक कोई श्लोक है आपकी किताब में, उसको आप बच्चों को बताना है तो उसको गाइए अच्छे से। कैसे? काक है कृष्ण है पिक है कृष्ण को भेद है पिक काकयो, बसंत काले संप्राप्ते काक है पिक है। और भी अच्छे से आप गा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को बहुत आनंद मिलेगा, ठीक है। तो ये गीत विधि हो जाती है। गीत विधि आप जानते हैं, इसमें से कैसे भी प्रश्न यदि पूछेगा घुमा फिरा के तो आप गलत नहीं करोगे इसको, ठीक। आगे है हमारा अगला, जिसमें देखिए गीत अभिनय विधि, ठीक है। अगली विधि का नाम है गीत अभिनय विधि। ये भी आपकी प्राथमिक स्तर के लिए ही अच्छी मानी गई है, ठीक। अब देखो गीत अभिनय विधि में क्या होता है, गीत के साथ साथ में अंग संचालन करना होता है और वातावरण आनंदमय बन जाता है। बिल्कुल सही सी बात है बच्चों। अब इसमें क्या, एक तो हो गई गीत विधि, अब ये है गीत अभिनय विधि। इसमें क्या, गीत के साथ साथ में अभिनय भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप गाना गाते हुए नाच रहे हैं या कोई एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को अंग संचालन करके बता रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी गीत अभिनय विधि। यानी गीत तो आप गा ही रहे हैं, गीत के साथ साथ में आप एक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अभिनय भी कर रहे हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, वातावरण पूरा आनंदमय हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप श्लोक बोल रहे हैं तो आप श्लोक के साथ साथ में आप उसका एक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखो आप कितना आनंद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर भाई, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। तो ऐसे करके हमारी दूसरी विधि भी हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी विधि की हम बात करते हैं, ये पद्य शिक्षण की विधियां हैं, आप ये ध्यान रखना है। भाषा अनुवाद विधि, तीसरी विधि का नाम है भाषा अनुवाद विधि। इस विधि को हम अर्थबोध विधि भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें श्लोक को पढ़कर के अर्थ बताना होता है। छात्र अर्थ को याद कर लेते हैं लेकिन रसानुभूति नहीं होती है। बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कि आप किसी श्लोक को पढ़ा रहे हैं, कोई गीत है उसको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, श्लोक को पढ़ करके उसका अर्थ बता देते हैं, नॉर्मल जैसा कि हम सभी लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम, ऐसे हमने बोल दिया पूरा श्लोक, ठीक है। अब उसको आपने अर्थ बता दिया बच्चों को, बस हो गया आपका कार्य भाई, ठीक है। तो बच्चे याद तो कर लेंगे लेकिन रसानुभूति नहीं होगी, रस की अनुभूति नहीं होगी बच्चों को श्लोक को। अब ये तो हमने गा के बताया है, लेकिन बहुत सारे अधिकतर क्या करते हैं, गाते नहीं है, ऐसे ही बता देते हैं। जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ऐसे बोल देते हैं जैसे गद्य पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि गद्य कैसा होता है, पद्य कैसा होता है, उनमें अंतर भी पता नहीं चलता उनको, तो रस की अनुभूति कहाँ से होगी। तो इसमें भाषा अनुवाद विधि में यही होता है, सिंपल, उसको हम पढ़ देते हैं, उसका अर्थ बता देते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं, तो रस की अनुभूति नहीं होती है भैया। इसी का नाम है भाषा अनुवाद विधि, यानी उसका अनुवाद कर देते हैं सिंपल, ठीक है, अर्थ बता देते हैं, उसको अर्थबोध भी कहते हैं। अगली बच्चों, अब हमारी अगली विधि है 4 नंबर की, देखिए विधि का नाम है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि जैसे कि आपको पता होगा, बहुत पहले से आप सुन रखा है व्याख्या क्या होती है। तो व्याख्या आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी, संस्कृत में भी पढ़ी होगी, और जितनी भी भाषा हैं सभी में व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो व्याख्या मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च स्तर पर ही अच्छी मानी जाती है, यानी कि यह यहाँ पर बिल्कुल सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है ये,
व्याख्या विधि तो आपको पता है कि माध्यमिक स्तर और कॉलेज स्तर पर जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम व्याख्या के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। जैसे मान लो आप कोई गद्य पढ़ा रहे हो तब भी व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएंगे, कोई पद्य आप कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं तो भी आप व्याख्या के माध्यम से पढ़ाते हैं। उसको हम कहते हैं कि लेक्चर दे रहे हैं सर, ठीक है। तो वही तो व्याख्या है भाई, उसी को तो व्याख्या विधि कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रचलित विधि कौन सी है तो व्याख्या विधि है। पद्य शिक्षण की हम बात कर रहे हैं फिलहाल में अभी। अब देखो आगे इसमें क्या है, श्लोक के पदों का विभाजन करके एक एक पद या शब्द की व्याख्या करते हुए अर्थ बताना, ठीक है, यही है व्याख्या विधि। यह जो विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि है। यानी शिक्षक केंद्रित इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव शिक्षक ही रहता है। बच्चे चुपचाप बैठ करके सुनते रहते हैं, ठीक है। कई लोग उबासी लेते रहते हैं, ऐसे मुंह फाड़ते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर बोलता रहता है, एक एक शब्द का अर्थ बताता रहता है, ठीक है। उसको बीच में कोई भी शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी और भी प्रसंग याद आ गया तो उस प्रसंग को भी साथ में बता देते हैं। यही है व्याख्या विधि, ठीक है। तो पूरी तरीका से वो अच्छे से श्लोक समझ में आ जाता है। जैसे आपको प्रोसेस रहती है व्याख्या में, जैसे मान लो अब व्याख्या कर रहे हैं आप तो सबसे पहले उस श्लोक में पदच्छेद करते हैं, जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उनको तोड़ते हैं। उसके बाद में हम उसका अन्वय करते हैं, अन्वय के बाद में एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। उसके बाद में आप उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उसके प्रसंग की बात करते हैं। अब व्याख्या भी आप हिंदी और संस्कृत दोनों में कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक पूरी प्रोसेस चलती है इसकी, तब जा करके हमारा ये कंप्लीट होता है। इसलिए एक श्लोक को पढ़ाने में भी हमें लगभग कई बार 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है, ठीक है। ऐसे तो व्याख्या विधि आप समझ गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि इसको हम मानते हैं, और यह जो विधि है वो माध्यमिक और उच्च स्तर पर सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। आगे हमारी विधि है तुलना विधि। तुलना विधि जो है ये उच्च स्तर के लिए मानी जाती है। कहाँ? उच्च स्तर के लिए। तुलना का मतलब है किसी दूसरे श्लोक से किसी दूसरे श्लोक की तुलना करना। जैसे मान लो कि आप बच्चों को श्लोक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई श्लोक की किसी अन्य श्लोक से तुलना करें, या फिर कोई भी आप हिंदी में दोहा वगैरह है, चौपाई वगैरह, उससे भी तुलना करके हम उनको पढ़ा सकते हैं। तो तुलना में क्या होता है, किसी श्लोक या पद्य का अर्थ बताने के लिए समान भाव या अर्थ वाला अन्य कोई दूसरा पद्य या श्लोक प्रस्तुत करके भाव स्पष्टीकरण किया जाता है। यही तो हमने बताया अभी। जैसे मान लो कि आपने कोई श्लोक बच्चों को पढ़ाया, यानी कि बच्चों को आप कोई श्लोक पढ़ाने वाले हैं, ठीक। अब आपको लग रहा है कि भाई इससे अलग कोई दूसरा श्लोक बताया जाए जो कि उसका अर्थ सेम रहेगा, ठीक है। यानी समान भाव या अर्थ वाला दूसरा कोई भी श्लोक या पद्य बच्चों को बताया जाता है, जिससे कि उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं तुलना विधि। यानी दोनों में तुलना करके बताते हैं, कंपैरिजन करके बताते हैं, ऐसे मान लो आप तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुलना विधि में यही होता है। अब ये उच्च स्तर के लिए है, ठीक है, उच्च स्तर पर ये सही मानी जाती है। आगे है हमारी भाष्य विधि। तो याद रखना है कि ये सब विधियां किसमें हैं, पद्य शिक्षण में। तो भाष्य विधि को दूसरा नाम हम देते हैं व्यास विधि। ये विधि भी आपकी उच्च स्तर के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भाष्य विधि का दूसरा नाम क्या है, ये भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो उत्तर याद रखना है व्यास विधि। व्यास विधि को हम भाष्य विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कथावाचक की तरह प्रसंगों सहित बताते हैं। यानी कि जैसे आपने कभी कथा तो सुनी होगी, श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, तो उसमें जो गुरुजी हैं जो कथा सुनाते हैं वो किसी प्रसंग को लेकर के बात करते रहते हैं। उसमें प्रसंग को कहते कहते बताते बताते उसको भाव बताते बताते क्या करते हैं, बीच बीच में कई बार वो कोई दूसरा प्रसंग छेड़ देते हैं, या कई बार वो भजन बोल देते हैं उसी से जुड़ा हुआ, उसी प्रसंग से रिलेटेड। तो ऐसे करके कथावाचक की तरह प्रसंगों सहित बताना होता है इसमें। यानी बीच में कोई प्रसंग आ गया तो उस प्रसंग को भी इसमें जोड़ करके फिर बता दिया जाता है। इसी को कहते हैं भाष्य विधि या फिर व्यास विधि। जैसे व्यास अपनी गद्दी पर बैठ करके, व्यास जी गद्दी पर बैठ करके और प्रवचन करते हैं, ठीक है, इसलिए व्यास विधि कह रहे हैं इसको, ठीक है। भाष्य विधि हो गई। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाष्य विधि और व्यास विधि किस में है, तो पद्य शिक्षण की विधियों में आते हैं। ये क्या है इसके बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। व्यास विधि में क्या होता है और भाष्य विधि में क्या होता है। कथावाचक जो होता है उसी की तरह से इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसको बता रहा है, उसके बीच में कोई प्रसंग आ गया तो उस प्रसंग को भी बता रहा है, ऐसे करके बीच बीच में जोड़ करके उसको बताता रहता है। अगली विधि है टीका विधि। टीका विधि जो विधि है ये भी हमारी उच्च स्तर की विधि है। टीकाओं द्वारा ज्ञान प्रदान करना। टीका का मतलब होता है एक प्रकार से व्याख्या करना, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों की लगभग टीकाएं लिखी गई हैं,
किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी टीका लिख दी है, यानी उसको सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे कि उसको और भी व्यक्ति अच्छे से सरल रूप में पढ़ सकें और वो अच्छे से उसको समझ सकें। टीकाएं होती हैं, तो टीका विधि के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं किसी भी श्लोक को, जिस प्रकार हम टीका करते हैं। ठीक है, तो जो टीका करने वाले टीकाकार कहलाते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो टीका में क्या होता है, व्याख्या की जाती है, एक एक शब्द की व्याख्या करके उसको हम बताते हैं, एक प्रकार से उनके पर्यायवाची हम बता देते हैं टीका में। आगे है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि भी आपकी उच्च स्तर के लिए विधि है। ठीक है, गुण दोषों को बता करके समीक्षा की जाती है। समीक्षा विधि के अंदर हम गुण और दोषों को दोनों को बताते हैं, उसके बाद में हम बच्चों को उसको समझाते हैं। तो कुल मिला के आपने एक लेसन दिया होगा क्रिटिसिज्म वाला, उसमें उसको समीक्षात्मक या इसको हम कह सकते हैं जिसमें गुण दोषों के बारे में पूरी की पूरी बात बताई जाती है। तो समीक्षा विधि उच्च स्तर के लिए है, गुण दोषों को बता करके इसमें समीक्षा की जाती है। ठीक है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जितनी भी हमने अभी तक बात की है, ये सारी की सारी जो विधियां हैं आपकी पद्य शिक्षण की विधियां हैं, और हम एक एक को बता भी रहे हैं कि इसमें क्या होता है। इनमें से कोई प्रश्न किसी भी रूप में आ जाए तो आप कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है दंडान्वय विधि। ठीक है, दंडान्वय के बाद में हम फिर आपको बताएंगे खंडान्वय विधि। तो पहली हमारी विधि है दंडान्वय विधि, बहुत ही मोस्ट विधि है, ऐसे आपको समझना है इसको। तो दंडान्वय विधि क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इसमें क्या होता है, किस प्रकार से बच्चों को हम पढ़ाते हैं किसी भी श्लोक को दंडान्वय विधि के माध्यम से। चलिए पूरी जानकारी देंगे आपको। तो इसमें लिखा है कि व्याकरण प्रधान विधि है, ये तो है ही खैर, क्योंकि इसमें व्याकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तर्क प्रधान विधि है, इसमें तर्क भी किया जाता है कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ है। ठीक है, यानी तर्क वाली बात भी होती है इसमें, उच्च स्तर के लिए ही ये सही मानी गई है। नॉर्मल सी बात है कि भाई व्याकरण संबंधित है और इसमें तर्क पर जोर दिया जाता है, तर्क प्रधान विधि है, तो निश्चित रूप से छोटी क्लासों के लिए तो हो नहीं सकती, ये उच्च स्तर के लिए मानी जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात यहाँ तक की, सिंपल सी बात। अब इसमें आगे हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण पद्य या श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडान्वय विधि है, ऐसे आप समझ लो। कुल मिला के आपको हम सीधा सीधा बताएं कि जैसे मान लो कि एक कोई श्लोक है, ठीक, अब उस श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, अन्वय करते हैं। ठीक है, अन्वय में क्या होता है, उसको पूरे श्लोक को एक वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि जब हम श्लोक बनाते हैं तो श्लोक के अंदर कर्ता कर्म क्रिया विशेषण वगैरह उल्टे सीधे कहीं पर भी रखे जा सकते हैं, बस वो सिस्टम बैठना चाहिए आपका, छंद के हिसाब से नियम के हिसाब से वो सही होना चाहिए, मात्रा वगैरह है ना, गणचिन्ह वगैरह सब बराबर अच्छे से सही मिलने चाहिए, बस उल्टा सीधा कहीं पर भी हम रख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हम श्लोक बनाते हैं तब करते हैं। कर्ता ये जरूरी नहीं कि पहले ही आएगा, कर्ता आप लास्ट में रख दो, कहीं भी रख दो, बीच में रख दो, क्रिया को आप कहीं भी रख दो, विशेषण को कहीं पर भी रख दो आप, बस वो आपका छंद के हिसाब से सही होना चाहिए सारा सिस्टम। तो ये श्लोक बनाते समय हम करते हैं ऐसा, लेकिन जब हम श्लोक को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तब हम उस रूप में अर्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो उल्टे सीधे जमे हुए हैं। जैसे हमने कहा कि राम खाना खा करके विद्यालय जाता है, अब इसमें उन वाक्यों को ये शब्द जितने भी हैं इस वाक्य के अंदर उनको उल्टा सीधा जमा दो, विद्यालय जाता है राम खाना खा करके, तो इसमें क्या है, सिस्टम पता नहीं चलेगा भाई हो क्या रहा है इसमें। तो ऐसे ही इसमें उल्टा सीधा जमा रहता है, तो उसको हम एक सही क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं, जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं दंडान्वय विधि, यानी एक दंड के समान। दंड का मतलब एक लकड़ी होता है, एक डंडा होता है। ठीक है, एक डंडा कैसा होता है, एकदम लंबा होता है, तो पूरे श्लोक को हम एक डंडे की तरह लंबा बना देते हैं। ठीक है, यानी कि एक वाक्य में उसको पूरे को हम बदल देते हैं, उसी का नाम दंडान्वय विधि है। ऐसे आपको समझ लेना है, इसको समझ गए। आगे लिखते हैं कि श्लोक पद्य के अर्थ व भाव के अनुरूप पदक क्रम संयोजन अन्वय कहलाता है। बिल्कुल सही सी बात है, अर्थ के हिसाब से या भाव के हिसाब से उसके जो पद हैं उनका संयोजन करना, उनको जमाना, उनको एडजस्ट करना, यही हमारा अन्वय होता है। अन्वय हमने बता ही दिया कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जो पद हैं उनको व्यवस्थित तरीका से जमाते हैं, नियम के हिसाब से उनको क्रमबद्ध करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसी का नाम है अन्वय। समझ के बाद अब जो अन्वय है बच्चों, वो हमारा दो प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि अन्वय के कितने भेद हैं। तो अन्वय के दो भेद हैं, पहला भेद दंडान्वय है, दूसरा भेद खंडान्वय है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि दूसरा अन्वय का भेद है, अन्वय का दूसरा भेद है, तो उत्तर में खंडान्वय लिखना होगा। ठीक है, पहला भेद दंडान्वय है, दूसरा आपका खंडान्वय है।
तो अब आगे हमने लिख भी दिया है कि अन्वय का प्रथम प्रकार दंडान्वय है, ये हमने यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया है। इसको लाइन को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। अन्वय का प्रथम प्रकार है दंडान्वय, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया कि दूसरा हो जाएगा खंडान्वय। आगे कहते हैं कि प्रधान वाक्य खोज करके व्याकरण संबंधी प्रश्न किए जाते हैं जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, कारक वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दंड का मतलब यहां पर होता है ग्रंथि युक्त दंड अर्थात वाक्य है। यदि आपसे पूछें कि दंडान्वय विधि में दंड से क्या तात्पर्य है तो आपको उत्तर देना है वाक्य। दंडान्वय विधि के अंदर जो वाक्य दंड शब्द है इसका अर्थ होता है वाक्य। ऐसे आपको ध्यान में रखना है बच्चों, अच्छे से समझ लेना इसको। या फिर कह सकते हैं ग्रंथ युक्त दंड, तो इसमें आपको याद रखना है ग्रंथि युक्त दंड या फिर वाक्य, ऐसे इसको याद रखना है आपको। दंड का अर्थ मतलब बताया है, दंड का मतलब यहां दंडान्वय विधि में क्या है ये बताया है। अब इस दंडान्वय विधि में क्या होता है, प्रधान वाक्य खोजा जाता है कि इसका मुख्य वाक्य कौन सा है, उसी के आसपास में इर्द गिर्द घूमते हैं अन्य वाक्य। तो इसमें जो प्रश्न किए जाएंगे, प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसमें जो प्रश्न होंगे वो व्याकरण से संबंधित होंगे। जिसमें हम कर्ता पूछ सकते हैं कि इसमें कर्ता बताओ, कर्म पूछ सकते हैं, क्रिया पूछ सकते हैं, या कारक पूछ सकते हैं, धातु पूछ सकते हैं, शब्दरूप पूछ सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न इसमें किए जाते हैं दंडान्वय विधि में। तो ये भी हमारा प्रश्न बन जाता है कि किस विधि में व्याकरण संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो दंडान्वय विधि है, सिंपल हो गई। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो अन्वय है वो दो प्रकार का होता है, दंडान्वय और खंडान्वय। प्रथम जो अन्वय है वो हमारा दंडान्वय है। ठीक है, अब इसमें हम एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं कि दंडान्वय विधि के द्वारा हम किसी श्लोक को कैसे पढ़ाते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से आपको समझाते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है, देखिए मैं आपको बोल के बता रहा हूं। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दवाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपमहो ध्वनिः। ये हमारा श्लोक है। अब इस श्लोक को हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको दंडान्वय विधि से पढ़ाएंगे। तो आपको हमने पहले ही कहा कि दंडान्वय विधि से पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, व्याकरण संबंधी प्रश्न बच्चों से करने होंगे। और उसमें व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आप कर रहे हैं उन प्रश्नों में उसकी सारी चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं कंप्लीट। इसमें शब्द रूप भी आ जाएगा, धातु रूप के बारे में आ जाएगा, कर्ता, क्रिया, कर्म, कारक सब पूछ लिया जाता है। तो कैसे, जैसे हमने प्रश्न किया कि अस्मिन श्लोके कर्ता के है, इस श्लोक में कर्ता कौन है, उत्तर हो जाएगा गर्धव है। ठीक है, गर्धव इसमें है। आगे कह रहे हैं कि कर्म पदम किम, दूसरा प्रश्न है कर्म पदम किम, कर्म पद क्या है, उत्तर हो जाएगा गीतम। आगे है क्रिया पदम किम, तो उत्तर हो जाएगा गायन्ति व प्रशंसन्ति, ये हमारे क्रियापद हैं। तो ऐसे आप और भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण संबंधी प्रश्न ही इसमें होते हैं दंडान्वय विधि के अंदर। यानी दंडान्वय विधि में हम क्या करते हैं, प्रश्नों के द्वारा बच्चों को हम समझाते हैं, लेकिन जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं आपके व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो ये होती है हमारी दंडान्वय विधि। तो आशा करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे कि दंडान्वय विधि में क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विधि, खंडान्वय विधि। अब हमारी अगली विधि है खंडान्वय विधि। 10 नंबर की हमारी विधि है और ये हमारी पद्य शिक्षण की लास्ट विधि हम समझ रहे हैं। ठीक है, खंडान्वय विधि। अन्वय की बात करें तो ये हमारा दूसरा भेद है। खंडान्वय विधि को खोज या अनुसंधान विधि भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं खोज विधि या अनुसंधान विधि भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। यदि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपसे पूछी जाती है तो आपका उत्तर हो जाएगा खंडान्वय विधि। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित जो विधि है उसमें हमारी आएगी व्याख्या विधि। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उत्तर होगा खंडान्वय विधि। ये सभी स्तरों के लिए है। ठीक है, सभी स्तर है, चाहे आपका स्कूल स्तर की बात हो, चाहे आपकी उच्च स्तर की बात हो, सभी स्तरों के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपका प्रश्न तैयार हो गया कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो खंडान्वय उत्तर देना है। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है, खोज विधि या फिर अनुसंधान विधि है। प्रश्न तैयार हो गए, आपको हम साथ साथ में प्रश्न भी बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इसमें जो प्रश्न है वो व्याकरण पर आधारित न होकर के श्लोक के विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको समझ लेना है, अच्छे से क्लियर कर लो। खंडान्वय और दंडान्वय में मुख्य भेद है ये।
खंडानवे के अंदर हम जो प्रश्न करते हैं वो व्याकरण पर आधारित प्रश्न नहीं होते, कर्ता क्रम क्रिया कारक वगैरह नहीं पूछते। इसमें हम श्लोक के विषय वस्तु को पूछते हैं, इसमें विषय क्या है, मैटर क्या है, उसके अंदर विषय वस्तु क्या है मुख्य, उस पर आधारित प्रश्न करते हैं बच्चों से। अब एग्जाम्पल बताएंगे अभी हम कैसे करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रश्नों के लिए इसमें हम किम, कीदृशम, कथम, किम कृत्वा, कदा आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पद हैं हमारे, इन पदों के द्वारा हम ये मतलब वाक्यों में उनसे पूछते हैं। लिखते हैं कि इससे संपूर्ण विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो कोई भी हम श्लोक पढ़ा रहे हैं तो श्लोक को हम प्रश्नों के द्वारा पढ़ाएंगे, जिसमें हम प्रश्न करेंगे कि क्या, कैसे, क्यों, क्या करके, कब करके, ऐसे प्रश्न हम इन जो पद हैं इन पदों का प्रयोग करके हम प्रश्न करेंगे और फिर उनको उत्तर बच्चों से निकलवाएंगे या हम फिर खुद बताएंगे। तो ऐसे करते करते हमारे पूरे श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। तो यही तो लिखा है इसमें कि संपूर्ण विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। अभी बताएंगे आपको कैसे स्पष्ट हो जाती है और कैसे हम पढ़ाते हैं। चलिए वही उदाहरण है हमारा, उसी उदाहरण को हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक बार उच्चारण कर लो। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दवाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। ठीक है, कितना बढ़िया श्लोक है आपका। ठीक है, ऊँटों के विवाह में गदा गीत गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं क्या रूप है, क्या रूप है, अहो रूपम अहो ध्वनि, क्या रूप है, क्या ध्वनि है, क्या गाते हो, वाह वाह। एक दूसरे की प्रशंसा में इस प्रकार बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमें पढ़ाना है बच्चों को। ठीक, तो आपको पता है कि खंडानवे विधि से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप जो भी प्रश्न करोगे वो व्याकरण से संबंधित नहीं होंगे, वो होंगे विषय वस्तु पर आधारित। इसमें विषय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, उसी से संबंधित प्रश्न आपको करने होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला प्रश्न किया कि गर्दवाः कुत्र गीतम गायन्ति। अब देखो इसमें आपका व्याकरण का सवाल नहीं है, ये विषय वस्तु पर आधारित है। यानी कि प्रश्न किया कि गदा कहाँ पर गीत गाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा उष्ट्राणाम विवाहेषु। ऐसे प्रश्न आपको करने होते हैं। दूसरा प्रश्न किया हमने कि गर्दवाः किम कुर्वन्ति, गधे क्या करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा गर्दवाः गायन्ति। हमने कहा ना कि गधे जो हैं गीत गाते हैं। आगे हमने एक प्रश्न किया कि गर्दवाः किम गायन्ति, गधे क्या गाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा गीतम गायन्ति। तो गधे क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। गर्दवाः किम कुर्वन्ति, तो गर्दवाः गायन्ति। ठीक है, गाते हैं लेकिन क्या गाते हैं वो नहीं आया इसमें। अब हमने अगला सवाल किया कि गर्दवाः किम गायन्ति, तो उत्तर हो जाएगा गीतम गायन्ति। ऐसे आप और भी प्रश्न कर सकते हो। ऐसे प्रश्न करते करते बच्चों से अर्थ निकलवाओगे तो पूरे श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरे श्लोक का अर्थ, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को कहते हैं खंडान्वय विधि, यानी खंडों में विभक्त करके अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, इस विधि में छात्र शिक्षक के बीच कथनोपकथन के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। यानी कि शिक्षक और जो बच्चे हैं उनके बीच में बहुत बढ़िया से कम्युनिकेशन हो जाता है, संचार अच्छा से रहता है उनका वाक्य व्यवहार। तो कुल मिलाकर के इसमें छात्र और शिक्षक के बीच में कथनोपकथन के पर्याप्त अवसर रहते हैं, आपस में एक दूसरे के मतलब संपर्क में आने के, आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छे से रहता है, एक दूसरे के नज़दीक में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षक बता रहा है और उन बच्चों से ही अर्थ निकलवाता है या उनका आंसर बच्चों से ही निकलवा रहा है, बार बार उनसे प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग बच्चे से पूछ रहे हैं, हमने कहा कि बेटा हाँ आप बताइए, अच्छा आपसे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चलो आप बताइए। ऐसे हम उनसे अलग अलग बच्चों से पूछ करके उनसे एक दूसरे से हम एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं और एक दूसरे के नजदीक में हो जाते हैं। तो कथन उपकथन के पर्याप्त अवसर हमें मिल जाते हैं बच्चों के साथ में, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं अच्छे से। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दंडान्वय और खंडान्वय में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने आपको पद्य शिक्षण की 10 विधियां बताई। कितनी? 10 विधियां। आप देख लो एक बार नाम 10 विधियों के, इनको आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से ये सीधा सा बन जाता है कि पद्य शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, ये भी प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो आपको याद रखना है, हमने आपसे कहा कि भाई प्रश्न हर लाइन से बन सकता है। तो इसमें हमने बताया कि गीत विधि क्या होती है, गीत अभिनय विधि क्या होती है, भाषा अनुवाद विधि क्या होती है, व्याख्या विधि क्या होती है, तुलना विधि, भाष्य विधि, टीका विधि, समीक्षा विधि, और बहुत ही मोस्ट विधि हमने बताई दंडान्वय और खंडान्वय विधि। एक एक को हमने अच्छे से बताया, व्याख्या करके बताया है, ठीक है ना, और हर लाइन को समझाया है। हर लाइन से प्रश्न आपका बन सकता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं पाठ योजना की। दोस्तों पाठ योजना से भी प्रश्न आपके बनते हैं और बहुत सारी एग्जामों में हमने इसके प्रश्न देखे हैं।
इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाठ योजना की जो सोपान हैं उनको आपको समझ लेना है थोड़ा थोड़ा सा। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं पाठ योजना की। किसकी बात कर रहे हैं? पाठ योजना की। किसकी पाठ योजना है? पद्य शिक्षण की पाठ योजना। पाठ योजना में सबसे पहले प्रस्तावना आती है। क्या है? प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना का उद्देश्य तो आप जानते होंगे। प्रस्तावना का उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। ठीक है, प्रस्तावना में हम क्या करते हैं? बच्चों के पहले के ज्ञान को परखते हैं, उनके ज्ञान की पहचान करते हैं और लास्ट में एक ऐसा सवाल डालते हैं जिसमें हम जो नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को हम उसमें ऐड करके सवाल बनाते हैं, और जो कि लगभग बच्चों से नहीं आता है उसी प्रकार का हम सवाल बनाते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि बच्चों ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, चलिए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। उसको उद्देश्य कथन कहते हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं ऐसा। तो हमने आगे लिखा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का मतलब हम बता देते हैं कि ये आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न है, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, तो चलिए बच्चों आज हम इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको जो हम इस प्रकार बताते हैं ना, इसी को कहते हैं उद्देश्य कथन। तो प्रस्तावना हो गया, उद्देश्य कथन हो गया। इसके बाद में हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो कुछ बताने वाले हैं, उसको हम प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुतिकरण कहते हैं उसको। अब प्रस्तुत करने के कुछ सोपान है। प्रस्तुत कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें हम सोपानों का प्रयोग करेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहला सोपान आता है प्रस्तुत करने के लिए आदर्श वाचन। यानी जब आप किसी श्लोक या पद्य या गीत को पढ़ाने वाले हैं तो सबसे पहले आप प्रस्तावना करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे, उसके बाद में आप आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन में क्या होता है, जब कोई श्लोक आप पढ़ा रहे हैं तो उस श्लोक को टीचर अच्छे से बोलता है, स्वर के साथ में बोलता है, उतार चढ़ाव के साथ बोलता है, छंद के हिसाब से बोलता है और बोल करके बच्चों को बताता है। फिर बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण वाचन करते हैं। यानी फिर बच्चे बोलते हैं, टीचर ने बोल दिया, उसके बाद में बच्चे वैसा का वैसा बोलने की कोशिश करते हैं। टीचर की मतलब देख रेख में बच्चे बोलने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। टीचर ने बोला, जिसको हम आदर्श वाचन कहते हैं, बच्चे अनुकरण कर रहे हैं तो उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। उसके बाद में अशुद्धि संशोधन होता है। अशुद्धि संशोधन में क्या होता है, जो बच्चों ने कोई गलत बोला हो, किसी शब्द का उच्चारण उनसे नहीं हुआ हो, तो जो भी गलतियां हैं, किसी प्रकार की अशुद्धियां, उनका संशोधन टीचर करवाता है। ठीक है, ये। उसके बाद में है काठिन्य निवारण। तो उसमें कुछ कठिन चीजें भी आती हैं, कुछ कठिन शब्द भी आ सकते हैं, कोई अर्थ के हिसाब से आ सकते हैं, तो उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उच्चारण को स्पष्ट करते हैं, जिसमें कठिनता का निवारण करते हैं, इसीलिए कहते हैं काठिन्य निवारण। ठीक है, काठिन्य निवारण। समझ गए बात को? चलिए बच्चों, हमारी प्रस्तुतिकरण हो जाता है। प्रस्तुतिकरण हमने आपको बता दिया कि आदर्श वाचन करना होगा, अनुकरण वाचन करेंगे, अशुद्धि संशोधन करेंगे और काठिन्य निवारण करेंगे। इसके बाद में हम करते हैं पाठ प्रवर्धन, यानी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, दंडान्वय और खंडान्वय विधियों का हम प्रयोग करते हैं। यानी पाठ को आगे बढ़ाने का मतलब पाठ को अच्छे से आप उसको समझेंगे, श्लोक है, पद्य, गीत है, तो इसमें हम दंडान्वय और खंडान्वय मोस्टली इन विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने बच्चों को बता दिया, अच्छे से पाठ प्रवर्धन कर दिया। उसके बाद में हम बच्चों से बोध प्रश्न करते हैं। ये बोध प्रश्न भी इसी में आ रहा है, पाठ प्रवर्धन में आएंगे सारे ये। तो हम बच्चों से बोध प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि बच्चों को समझ में आ गया ये श्लोक। ठीक है, उनको बोध प्रश्न कहेंगे। फिर हम अन्वय बताते हैं, श्लोक का अन्वय करके बताएंगे। ठीक है, अन्वय बता दिया। इसके बाद में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न करते हैं, यानी विषयगत भाव से जुड़े हुए, यानी उस विषय से संबंधित प्रश्न करते हैं हम बच्चों से। ठीक है, उनको पूछते हैं बच्चों से, तो बच्चों से यदि नहीं आ रहे तो हमें समझ में आ जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया ये, और यदि बच्चों ने उत्तर दे दिया तो हम समझ जाते हैं कि बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में हम करते हैं सौंदर्यात्मक प्रश्न या सौंदर्यानुभूति प्रश्न। ये सौंदर्यानुभूति प्रश्न हमारे साहित्य पर आधारित होते हैं एक प्रकार से, तो उससे साहित्य से संबंधित हम सवाल कर देते हैं। उसके बाद में हम करते हैं सार कथन, या फिर उसको हम कह सकते हैं अध्यापक कथन। सार कथन या अध्यापक कथन में क्या होता है, जो कुछ भी अब तक टीचर ने पढ़ाया है उसको एक बार संक्षिप्त में और बता देता है, वो एक शॉर्ट में बता देता है वो। ठीक है, सार रूप में बता देता है, यानी संक्षिप्त में बता देता है। ठीक है, यानी अंग्रेजी में कह सकते हैं कंक्लूजन कर देता है उसका। ठीक है, ये होता है हमारा सार कथन। इसके बाद में हम तुलना करते हैं। जब आपने सार कथन कर दिया, सार कथन के बाद में तुलना आता है एक सोपान। तुलना का मतलब है कि हम जिस श्लोक या पद्य को पढ़ा रहे हैं तो उस श्लोक या पद्य की तुलना हम किसी दूसरे श्लोक या पद्य के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा करके हम बच्चों को बता देते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसमें करते हैं। इसके प्रकार हम तुलना कर देते हैं, तुलना करके बच्चों को बता देते हैं। तुलना करके फिर अगला सोपान आता है इसमें सस्वर वाचन का, यानी कि सस्वर वाचन करते हैं, उस श्लोक या पद्य का स्वर के साथ में वाचन करते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न, या फिर हम उनको मूल्यांकन प्रश्न कह सकते हैं या अभ्यास प्रश्न कह सकते हैं। जो कुछ भी अब तक बच्चों को पढ़ाया है
उसकी पुनरावृत्ति करवाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, या फिर उनको अभ्यास करवाते हैं। इसीलिए इनको हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी कह सकते हैं, अभ्यास प्रश्न भी कह सकते हैं और मूल्यांकन प्रश्न भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद में लास्ट में हम बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं, और ये हमारा लास्ट सोपान है गृह कार्य का। जो कुछ भी आपने पढ़ाया है उसी में से बच्चों को हम गृह कार्य दे देते हैं, कहते हैं कि बच्चों चलिए ये हम आपको काम दे रहे हैं, कर से करके लेके आना है, उसी को कहते हैं गृह कार्य। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चों को हमने पढ़ाया है वो अच्छे से बच्चों की समझ में आ जाए और बच्चे पढ़ाई से लगातार निरंतरता उनमें बनी रहे और वो पढ़ाई से जुड़े रहें बराबर। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से पाठ्य योजना के संपूर्ण सोपान हो जाते हैं। विधियां इससे पहले हम बता ही चुके हैं। अब इसमें एक दो बातें हैं जो हमने यहाँ लास्ट में लिख दी हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। क्या है देखते हैं। पद्य शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली कहलाती है। जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको हम कहते हैं खंडान्वय विधि। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि पद्य शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली या प्रश्नोत्तर विधि किसे कहते हैं, तो उत्तर है खंडान्वय विधि को कहते हैं भैया। खंडान्वय या खंडान्वय पद्धति कह सकते हैं, इसको हम खंडान्वय विधि भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली किसको कहेंगे, खंडान्वय पद्धति को। आगे लिखते हैं कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा खंडान्वय विधि। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पद्य शिक्षण कोई भी पद्य है, उस पद्य शिक्षण को पढ़ाने की सबसे अच्छी जो विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, वो है खंडान्वय विधि। ठीक है, ये आपका प्रश्न आ सकता है, हर लाइन से प्रश्न बन रहा है। आगे लिखते हैं कि पद्य शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है, गीत विधि। प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सर्वश्रेष्ठ विधि है गीत विधि। समझ गए बात को। आगे लिखते हैं कि पद्य के विस्तृत अध्ययन में और अनुसंधान में प्रयुक्त विधि जो है वो है समीक्षा विधि। यानी विस्तृत अध्ययन के लिए या अनुसंधान के लिए जो इस विधि का हम प्रयोग करेंगे वो है समीक्षा, क्योंकि समीक्षा के अंदर गुण दोष दोनों का हम विवेचन करके ही कार्य करते हैं। आगे है कि पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है, भाव बोध। पद्य शिक्षण का जो मुख्य अंग है या प्रमुख अंग है उसका नाम है भाव बोध, यानी भाव का बोध होना चाहिए। यही हमारी पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है। यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों बन रहे हैं हर लाइन से, तो आपको ध्यान में रखना है कि पद्य शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली कहते हैं खंडान्वय पद्धति को। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि गीत विधि है। पद्य शिक्षण के विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान में प्रयुक्त विधि समीक्षा विधि है। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग भाव बोध है। ऐसे करके दोस्तों कंप्लीट हो जाती है हमारी पद्य शिक्षण। पूरी विधियां इसमें हमने अच्छे से बता दी हैं। पाठ्य योजना के सारे सोपान हमने आपको बता दिए, कितने प्रकार के हैं हमने वो आपको बता दिया अच्छे से। तो आशा करते हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी आपका सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके जितने भी सवाल बनेंगे वो इसी में से आपके बन जाएं और आपका कोई सवाल गलत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल यही हमारे लिए पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे नाटक शिक्षण। ठीक है, तो अच्छे से देखिए इसको, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।